Hello and welcome to Bright Avishkar. In this lecture, I shall bring to you about one new central sponsor scheme which is Umbrella Scheme for Development of Scheduled Caste. यहाँ पे आज हम अम्ब्रेला स्कीम के ऊपर बात करेंगे और आपको बता दूँ यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की ये कोर ऑफ द कोर स्कीम की ये थर्ड स्कीम है। इसके बाद यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और उसके बाद जो दूसरी स्कीम्स है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक शुरू में ही आपको मैं बात बता दूँ, इन लेक्चर्स के अंदर या इस लेक्चर के अंदर, खासकर आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जिन पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए कहूँगा सिर्फ उन्हीं को नोट डाउन करें ताकि ये लेक्चर काफ़ी लंबी है तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बन पाए। इवन दैट मैंने इन लेक्चर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना भी मटेरियल है उसी को मैंने इसके अंदर यहाँ पे यानी ब्रिंग करा है और इसके अंदर ब्रॉड करके आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल और ल्यूसिड वे में आपको प्रेजेंट करा है। अम्ब्रेला स्कीम की अगर बात करें तो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर 6 स्कॉलरशिप स्कीम्स को इंक्लूड करा जाता है, तभी जाके वो एक अम्ब्रेला स्कीम बनती है। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको ये नोट करना है, अम्ब्रेला स्कीम कंप्राइजेज ऑफ 6 स्कॉलरशिप स्कीम्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम आती हैं? स्कॉलरशिप स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्टूडेंट, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पोस्ट मैट्रिक यानी 10th से पहले, 10th के बाद या टॉप क्लास एजुकेशन के लिए। देन आफ्टर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड देन डेफिनेटली यू हैव स्कॉलरशिप विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नेशनल फेलोशिप की बात करें और यहाँ पे फ्री कोचिंग की बात करें। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके एम के बारे में बता देता हूँ कि अम्ब्रेला स्कीम का स्पेशली जो एम होता है वो क्या रहता है। बात करें यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम का एम होता है वर्क को प्रोवाइड करना, एजुकेशन को सपोर्ट करना, या पब्लिक असिस्टेंस की बात करें इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उसको सपोर्ट करना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स देना। उसके बाद यहाँ पे जो सिकनेस है उसके लिए कोई यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प या कोई वेलफेयरमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करना। उसके बाद जो डिसेबिलिटी है या डिसेबलमेंट के लिए कोई नई इनिशिएटिव को ब्रिंग करना ताकि उन लोगों को बेनिफिट पहुँच पाए जिनको रियलिटी में उसकी क्या है काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट की हम बात करने वाले हैं, बिकॉज स्केड्यूल कास्ट ये वेलफेयर स्कीम के तहत इसको अपलिफ्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक वीकर सेक्शन का ही एक क्या है एक पार्ट है। इट कंटेन्स इट कम्स अंडर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके वेलफेयरमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं उनको यहाँ पे इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बात करेंगे। और ख़ासकर हम इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो ये 6 पॉइंट्स कंप्रोमाइज़ करते हैं, यानी यहाँ पे एक किसको बनाने के लिए, एक कंप्राइजेस करते हैं किसको बनाने के लिए, एक अम्ब्रेला स्कीम को बनाने के लिए, उनके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इसके कुछ और पॉइंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट ये कम्युनिटी है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अलग से एक डिफाइन करा है जो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 341 के अंदर दिया गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल व्यूवर्स कि आप एक बार आर्टिकल 341 के बारे में ज़रूर देखें। इसके अंदर यहाँ पे आर्टिकल 362 के तहत जो डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और उसको इस आर्टिकल के तहत इस कम्युनिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं उनका यहाँ पे इसको बेनिफिट पहुँचा जाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस लेक्चर के अंदर नोट करना है, अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज़ की बात करें, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी जाती है या कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे किसी वीकर सेक्शन को एम्पावर करना, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं, इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट हो जाता है इन स्कीम्स के थ्रू, इन इनिशिएटिव्स के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे जाते हैं, बट इंप्लीमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। बिकॉज अगर हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के बारे में शुरू के लेक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी करा है देन डेफिनेटली वी हैव गॉट टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स कि किस तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का रेशियो डिवाइड होता है सेंट्रल और यहाँ पे स्टेट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। उसके बाद शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट जो ब्यूरो है उसको भी यहाँ पे क्या करा गया है, डेवलप करा गया है, लॉन्च करा गया है। अब यहाँ पे ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट जो ब्यूरो है इसका जो एम होता है वो क्या रहता है, टू प्रमोट वेलफेयरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट थ्रू देयर एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट के थ्रू यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की क्या करना है, एम्पावरमेंट करना, उनकी वेलफेयरमेंट करना, उनको काफ़ी अच्छी चीज़ों, अच्छी फैसिलिटीज़ को उनको प्रोवाइड करना ताकि उनकी एक अपलिफ्टमेंट हो पाए सोसाइटी के अंदर और वो हर एक चीज़ का बेनिफिट ले पाए जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको क्या करती है, अलो करती है।
अब यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक आपको लिस्ट बना के दी है। इन आर्टिकल्स के बारे में लेक्चर के लास्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में डील करता है, बट आई एम श्योर कि आप इन आर्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी ही जानते हैं। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आर्टिकल 46 की बात करें तो यहाँ पे ये हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 335 की बात करें तो ये भी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में डील करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 15(4) की बात करें, आर्टिकल 16(4)(a) की बात करें या आर्टिकल 338 की बात करें तो ये यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 का जो ए है वो यहाँ पे डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 किस लिए डील करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो इन लेक्चर्स के एंड में अभी आपको यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ प्रोवाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि शेड्यूल कास्ट की काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, काफ़ी अच्छे से उनकी अपलिफ्टमेंट हो जाए, वेलफेयरमेंट हो जाए। इसलिए मैंने इस स्कीम को यहाँ पे 4 पार्ट्स के अंदर क्या करा है, डिवाइड करा है, ताकि इन यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स के थ्रू आप उन स्कीम्स को कवर कर पाओ जो रियल में यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करी गई हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें यहाँ पे कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च करी गई हैं, उनकी यहाँ पे बात करेंगे। देन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे इनिशिएट करी गई हैं। देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पे हम सोशल डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट उनकी यहाँ पे बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव टू द अदर स्कीम्स जो दूसरी स्कीम्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि एक अच्छी डेवलपमेंट हो पाए एक शेड्यूल कास्ट की। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट को किस तरीके से किस आर्टिकल के तहत दिया गया। तो मैंने आपको कहा 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल आप एक बार गूगल कर दें या अच्छे तरीके से इसके ऊपर फोकस बनाए रखें। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करें, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करें। इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर एजुकेशन के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें शेड्यूल कास्ट के तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करा गया है जो स्पेशली हेल्प करती हैं शेड्यूल कास्ट को उनकी एजुकेशन को गेन करने में। बात करें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करी है हमने अभी, ताकि एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर हमने बात करी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप एजुकेशनल, उसके बाद फॉरेन के लिए जो है, उसके बाद दूसरी जो सर्विसेज हैं जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम्स की ज़्यादा देखने को मिलेंगी। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिलती है जो स्टूडेंट्स स्पेशली किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनको ये इंश्योर करती है ताकि जो इनकी एजुकेशन है उनको रुके ना तो उनकी पोर फाइनेंशियल फैमिली कंडीशन के कारण, ना ही तो किसी और कंडीशन के कारण या उनके कुछ और टैलेंट को हंट करा जाए ड्यू टू देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इसीलिए यहाँ पे एजुकेशनल एम्पावरमेंट के थ्रू यहाँ पे स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड करा जाता है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। उसके बाद ये स्कॉलरशिप स्कीम अभी हमने पढ़ा, ये प्री मैट्रिक पे भी प्रोवाइड करी जाती है और पोस्ट मैट्रिक लेवल पे 11th-12th पे भी इसको क्या करा जाता है, प्रोवाइड करा जाता है। बात करें स्कॉलरशिप की, बात करें ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अच्छी हायर एजुकेशन को अचीव कर पाएँ, एक्वायर कर पाएँ इंडिया के अंदर या फिर अब्रॉड के अंदर यहाँ पे एक्वायर कर पाएँ। अब यहाँ पे उनकी अगर प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें उसके अंदर भी इस स्कीम के थ्रू, अम्ब्रेला स्कीम के थ्रू उनको अपलिफ्टमेंट दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें स्कॉलरशिप की बात करें, स्पेशली यहाँ पे इस स्कॉलरशिप की बात करें जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट के अंदर आती है, तो पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। हर एक को हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड की बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की बात करें। उसके बाद स्कॉलरशिप फॉर ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन एंड कोचिंग स्कीम, यानी यहाँ पे कोचिंग के लिए भी शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं ताकि वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। इस स्कीम के तहत यहाँ पे ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का ही पार्ट है, ये बात आपको याद रखना है, ये अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि क्या कर पाएँ जो शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए उनको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करी जाती है, या फिर उन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, उस ड्रॉप आउट रेशियो को यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए वो लॉन्च करी गई है।
बात करें यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, ये उन चिल्ड्रन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए करी गई है जो स्पेशली किसी ऑक्यूपेशंस के अंदर इंगेज हैं। जैसे बात करें क्लीनिंग या प्रोन टू हेल्थ हैजर्ड्स के अंदर बात करें, किसी हैजर्ड फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करें जहाँ पे केमिकल्स की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको यहाँ पे ये स्कीम्स क्या करती है, उनको उस ऑक्यूपेशन को यहाँ पे क्या करती है, अबंडन करती है। और एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट को और एक यहाँ पे वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है स्टडी के लिए। ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का ही एक पार्ट है। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अगर आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इनिशिएट करी जाती है, बट इम्प्लीमेंट किसके द्वारा करी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या करा जाता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है। और यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई करा जाता है और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन स्कीम्स को क्या करता है, यूज़ में लाते हैं। बात करें इन स्कीम्स के अंदर यहाँ पे 100% यहाँ पे जो असिस्टेंस मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका होता है। और टोटल एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत या उसके बाद जो इस कम्युनिटी को या जो इस कम्युनिटी लाइबिलिटी को लगता है वो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीम्स के अंदर, खासकर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर 100% फाइनेंशियली हेल्प क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट की बात करें, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। यहाँ पे भी 100% सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी गवर्नमेंट्स को इन स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए। इस स्कीम के अंदर सबसे बड़ी बात है कि सिंगल लार्जेस्ट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट और शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, प्लीज़ आप इसको नोट कर दें। सबसे ज़्यादा स्कीम्स के अंदर कोई फंड अगर एलोकेट होती है तो ये स्पेशल जो स्कीम्स के तहत जो होती है फंड एलोकेट होती है, लगभग 68.09% यहाँ पे जो स्पेशल फंड एलोकेट होती है वो होती है यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये बात आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन एंड कोचिंग स्कीम की बात करें, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को ऑब्टेन करने के लिए या कोचिंग स्कीम यानी कोचिंग को लेने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली हेल्प करती है, स्पेशली यहाँ पे किसको, शेड्यूल कास्ट को। इसके अंदर भी कुछ सब स्कीम्स आएंगी। जैसे पहले सब स्कीम की बात करें, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वालिटेटिव एजुकेशन को स्टूडेंट्स के अंदर खासकर क्या करती है, प्रमोट करती है। और कौन से स्टूडेंट, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसके अंदर फुल फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है उनको ताकि वो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएँ 12th क्लास के बाद। या बात करें किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर अच्छी कोचिंग लेके, जैसे IIT, NIT, IIMs के अंदर जा पाएँ, जैसे मेडिकल लॉ या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जा पाएँ और अपनी हायर एजुकेशन को क्या कर पाएँ, एक्वायर कर पाएँ। बात करें स्कॉलरशिप यहाँ पे स्कीम के तहत जो दी जाती है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को के लिए एलिजिबल है जो स्टूडेंट्स SC कम्युनिटी के हैं, यानी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, उनको ही ये स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि उनको एडमिशन मिल पाए इस कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक नोटिफाइड मिनिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। उसके बाद भी यहाँ पे इसकी सब स्कीम की बात करें तो नेशनल फेलोशिप की बात करें, इस स्कीम के तहत यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी रिसर्च स्टडीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएँ। जैसे अगर बात करें MPhil की बात करें, PhD की बात करें, या इसी तरीके की इसके बराबर की PhD के बराबर की जो डिग्रीज़ होती है उनको कंटिन्यू करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, परस्यू करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। उसके बाद यहाँ पे तीसरी सब स्कीम की बात करें तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो स्कीम है, स्कीम के तहत असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को या डीनोटिफाइड स्टूडेंट्स जो होते हैं या कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे नोमैडिक की बात करें, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की बात करें, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर पाएँ, एक मास्टर लेवल का कोर्स कर पाएँ और PhD प्रोग्राम्स या दूसरे किसी रिसर्च MPhil वगैरह जो है वो अब्रॉड से कर पाएँ और अपनी अच्छी एजुकेशन को क्या करें, एक्वायर करें। उसके बाद फ्री कोचिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड OBC स्टूडेंट्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के तहत इनको फ्री कोचिंग दी जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप स्कीम्स निकलती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस निकालती है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है ताकि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जैसे आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, उनको ये थोड़ी सी एजुकेशन के अंदर उनको हेल्प पहुँच पाए। इस स्कीम की बात करें, फ्री कोचिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड OBC स्टूडेंट्स की बात करें, इसका जो मेन एम है प्रोवाइडिंग कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटी फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज शेड्यूल कास्ट हैं या जो OBCs है उन स्टूडेंट्स को जो काफ़ी इकोनॉमिकली वीक है और वो किस कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर यहाँ पे आते हैं, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिला जाता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर हो पाए और उसके अंदर सक्सीड हो पाए।
और उनको अप्रोप्रिएट जॉब किसी प्राइवेट और या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर या सेक्टर के अंदर उनको एक्वायर हो जाए। बात करें स्कीम के तहत यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है इंस्टीट्यूशंस को, सेंटर्स को, ताकि वो क्या कर पाएँ, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे ये इनको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें या फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें या एनजीओज़ की बात करें, तो इस स्कीम के अंतर्गत वो सभी यहाँ पे इन इनिशिएटिव्स को सरकार की असिस्टेंस से इनिशिएट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। उसके बाद कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती किस एग्जामिनेशन के लिए, ग्रुप ए और बी एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, जैसे आप यूपीएससी की बात कर लो, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लो, उन सभी यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्या करती है, ग्रुप ए और बी की बात करें, जैसे यूपीएससी, एसएससी की बात करें, वेरियस रिक्रूटमेंट की बात करें, पीएससीज की बात करें, दूसरे ग्रेड एग्जामिनेशंस होते हैं बैंक के, जैसे आगे इंश्योरेंस कंपनीज़ के आगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के आगे, या प्रीमियम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उनकी एडमिशन्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, मेडिकल के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, या किसी मैनेजमेंट और लॉ की बात करें, उन सभी के लिए यहाँ पर ये स्कीम्स क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमने एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करी। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यहाँ पे ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करती है स्पेशली शेड्यूल डेवलपमेंट कास्ट की। बात करें यहाँ पे नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, ये सेटअप कब हुआ था, 1989 के अंदर ये सेटअप करा गया था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करें यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेटेड करा गया है किसके अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट है, बात करें अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, इसके अंदर अभी इसको सेक्शन 8 के अंदर क्या करा गया है, रखा गया है। इससे पहले ये सेक्शन 25 के होता था और इससे पहले का जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 था। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, ये जो NSFDC नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसको यहाँ पे सेक्शन 25 के अंदर रखा गया था और अब यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको सेक्शन 8 के अंदर रखा गया है। अब ये भी सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर क्या करा जाता है कि फाइनेंशियल जो हेल्प होती है, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल कास्ट को इनिशिएट करा जाता है। इन्हें बेनिफिशरीज जैसे जो डबल पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। अब डबल पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है एक तो अर्बन के लिए, एक तो रूरल के लिए। 98,000 यहाँ पे पर एनम दी जाती, कौन से जो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, और 1,20,000 उनको दी जाती है जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, डबल द पॉवर्टी लाइन लिमिट्स। इसको क्या कहा जाता है, डबल द पॉवर्टी लाइन लिमिट्स। उसके बाद यहाँ पे NSFDC की बात करें, जिसके अंदर आपको 3 टारगेट ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे एक रिफाइनेंसिंग लोन्स की बात करें, स्किल ट्रेनिंग की बात करें, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें, या फिर अगर आप बात करें प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट थ्रू स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज, जैसे आप बात करें रूरल रीजनल बैंक्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन यहाँ पे स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करी जाती है। और ये यहाँ पे जो कौन सी स्कीम है, नेशनल, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो स्कीम नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसको यहाँ पे ये हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पे दूसरी बात करें, नेशनल स्पाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, ये भी यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। किसको, बेनिफिशरीज़ को। बेनिफिशरीज़ का मतलब ऐसे लोग जो इन स्कीम्स का बेनिफिट ले पाते हैं। और यहाँ पे स्पेशली अमंगस्ट स्पाई कर्मचारीज़ की बात करें, या फिर मैनुअल स्क्वेंजर्स की बात करें, या उनके डिपेंडेंट्स की बात करें, ताकि वो किस सोर्स ऑफ इनकम पे जीवित रह रहे हैं, उनकी बात करें। यानी ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज़ की बात करें जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हो, किसके लिए, फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थ्रू स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज़ के। ये स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज़ के थ्रू हम पहले स्टेट्स के अंदर, फिर धीरे धीरे इसको हम यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड बात करें, सब स्कीम की बात करें, जो यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंदर आता है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की बात करें, जो शेड्यूल कास्ट के लिए एलोकेट करा गया है। ये एक सब प्लान है। बात करें, ये पॉलिसी इनिशिएट करी गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जिसके अंदर 100% असिस्टेंस यहाँ पे जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, उसके द्वारा यहाँ पे स्टेट और यूटीज़ को दिया जाता है। जो SC पॉपुलेशन है, जो जैसे आप स्टेट की बात करें, यूटीज़ की बात करें, या रिलेटिव बैकवर्डनेस की बात करें, जो स्टेट के अंदर और यूटीज़ के अंदर आता है। बात करें फिर परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिलीज़ की इन द स्टेट्स की बात करें, यूटीज़ कवर बाय कंपोजिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इस थ्रू यहाँ पे ये स्कीम्स क्या होती है, इंप्लीमेंट करी जाती है। उसके बाद है स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें,
तो ये यहाँ पे इसके अंदर शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल होती है। अब यहाँ पे ये किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है? तो स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे इसको रिलीज़ करा जाता है और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर आता है। बात करें इसका रेशो क्या है, यहाँ पे आपको इसका रेशो अगर बात करें तो 49 यहाँ पे % यहाँ पे सेंट्रल प्रोवाइड करती है और 51% यहाँ पे कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इट मीन्स यहाँ पे ये ऐसी स्कीम मैंने देखने को हमें मिलती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्प क्या रहती है? कम रहती है। अभी तक लगभग बात करें ऐसे 27 इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉरपोरेशन है जो स्टेट लेवल पे है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी है, जैसे अगर आप दूसरे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, ओबीसीज़ की बात करें, उनको भी यहाँ पे इसके तहत बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अंदर इसको क्या करना? प्रमोट करना। यहाँ पे इनोवेशंस को यहाँ पे बढ़ाना, ग्रोथ टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे एडवांस करना, और फिर कंसेक्शनल फाइनेंस की बात करें शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए स्पेशली उन स्कीम्स का यहाँ पे इनिशिएट करा गया जो यहाँ पे डेवलपमेंट करती है किसकी? शेड्यूल कास्ट की। ये 2015 के अंदर लॉन्च करी गई थी, जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च करी गई है। अब बात करें 2014 और 15 की बात करें, लगभग 200 करोड़ यहाँ पे रिलीज़ हुआ है एक साल में। ये IFCI लिमिटेड जो बैंक है उसके लिए ये लिमिटेड हो गया और ये एक नोडल एजेंसी है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि इसको क्रेडिट को प्रोवाइड करा जाए और जो फैसिलिटीज़ को गारंटी करा जाए किसके अंदर? यंग जो यूथ है इंडिया का, या यंग जो है यूथ है, या फिर जो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ये स्कीम उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद बात करें उन स्पेशल मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों के या बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना या इसके अंदर अपना कैरियर देखना। लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी रिजल्टिंग इन जॉब क्रिएशन बात करें, ये भी 2015 के अंदर ही लॉन्च करी गई है। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट की बात करें, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करी, उसके बाद हमने यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करी। तो यहाँ पे अब ये जो स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर सोशल एम्पावरमेंट जो है शेड्यूल कास्ट की किन किन स्कीम्स के द्वारा, किन किन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा हो रही है, उन पे यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने सभी ने सुना होगा जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था जो 1955 के अंदर लाया गया था, इसके तहत भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात करें, वीकर सेक्शन की बात करें, जिसके अंदर आपके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट आते हैं, यानी कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनको यहाँ पे ये राइट क्या करता है? एक प्रोटेक्शन यानी एक बचाव यहाँ पे क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अगर इस एक्ट की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर ये एक्ट लागू होता है और यहाँ पे अगर बात करें किस प्रैक्टिस को ये यहाँ पे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आप यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब हैं, या कोई आप दूसरे ट्राइब के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो अगर आपके हायर क्लासेस आपके साथ कुछ यहाँ पे क्या करें? अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार करें, तो डेफिनेटली ये एक्ट क्या करता है? उन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। बात करें ये जो एक्ट है, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर सकती है और खासकर ये उन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इंप्लीमेंट हो जाता है जहाँ पे ये चीज़ लागू होती है, या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं या रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उन चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता है। बात करें जो असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है सेंटर की ओर से, वो यहाँ पे स्टेट्स को भी करा जाता है, यूनियन टेरिटरीज को भी करा जाता है, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की। उसके बाद यहाँ पे इस सोशल प्रोटेक्शन के अंदर दूसरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इन जो यहाँ पे अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, जो उनके ऊपर यहाँ पे अत्याचार एट्रोसिटीज़ यहाँ पे करी जाती हैं, उसके लिए यहाँ पे 1989 के अंदर एक एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत यहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करी जाती है उन एट्रोसिटीज़ से, ताकि हायर क्लासेस उनको ज़्यादा और डिप्रेस ना कर पाएँ। तो ये यहाँ पे स्टेट्स को भी प्रोवाइड करा गया है और ये यूनियन टेरिटरीज को भी ये प्रोवाइड करा गया है। बात करें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, ये स्टेट्स को या यूटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जाती है इस एक्ट के तहत। अब बात करें यहाँ पे, ताकि इस एक्ट के तहत
ये प्रिवेंट करता है एट्रोसिटीज़ को, और ये रिलीफ प्रिवेंट करता है जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके जैसे विक्टिम्स की बात करें जिनके ऊपर ये एट्रोसिटीज़ की जाती हैं, या फिर अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मोटिव बन जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। मोटिव इन द सेंस एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपके यानी माइंड में कैसा एक उसकी एक बैड इमेज सेट है कि इंटरकास्ट मैरिज हो नहीं सकती। उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन के अवेयरनेस के लिए, या फिर बात करें यहाँ पे एक्सक्लूसिव स्पेशल यहाँ पे कोर्ट्स को बनाने के लिए जो स्पेशली डील करते हैं उन केसेस से जो केसेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को बनवाया गया था। बात करें इसकी अमेंडमेंट भी हुई थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज था इसको अमेंडमेंट करा गया था। कब करा गया था? 2015 के अंदर करा गया था, और ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब बात करें ये एक्ट 2015 के अंदर यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफाइड करा गया था, उसको दिखाया गया था, और उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन जो एक इफेक्ट में आई थी वो 2016 से आई थी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट वाली स्कीम की बात करें जो इस अम्ब्रेला स्कीम को कवर करती है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 की बात करें। देखो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसका याद रखना है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 कब आया था? ये एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। इसके अंदर एरेडिकेशन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स की बात होगी, यानी मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात हुई थी, रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स की बात हुई थी। एक अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है इस स्कीम के तहत। जो एरिया ऑफ हाई प्रायोरिटीज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक अलग से क्या करता है, एक ऑक्यूपेशन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इनसेंट्री जो लैट्रिन्स है उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है इस स्कीम के तहत। जो पहले जो भी स्वीपर्स होते थे या मैनुअल स्क्वेंजर्स होते थे उनको यहाँ पे ये अलग कम्युनिटी के अंदर करता है। और ये क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स, यानी सपोज करो कभी किसी एनिमल का या किसी चीज़ का अगर सपोज करो यहाँ पे मौत हो जाती है और वो रोड के किनारे पड़ा होता है, तो क्या होता था कि जो सफाई कर्मचारी होते थे या जो स्क्वेंजर्स होते थे उनको ये उठाना पड़ता था। तो इस चीज़ को ये एक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बात करें हैजर्डियस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेफ्टी टैंक को जो साफ करने वाले जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते थे और खासकर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये काम दिया जाता था, तो इन चीज़ों से भी ये एक्ट उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये रिहेबिलिटेट इन मैनुअल स्क्वेंजर्स को क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उन चीज़ों से यहाँ पे उन लोअर क्लासेस के लोगों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद दूसरी स्कीम से देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको कहूँगा, अभी तक इस एक्ट के अंदर जो आपने यानी 20 से 25 मिनट के अंदर सीखा है, यानी आपने जो एक्सपीरियंस करा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो भी ये हायर जो आपको रेड लाइन के अंदर यहाँ पे मेंशन है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस से पढ़ा है उन्हीं को फोकस करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा ये 2-3 स्कीम्स यहाँ पर मैं आपको ये अदर स्कीम्स के पोर्शन के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ये स्कीम्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात करें, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है। ये इंप्लीमेंट किस लिए करी गई, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो पाए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लोगों का, और खासकर उन कम्युनिटीज़ का या खासकर उन विलेजेस का जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी में है। यानी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस की यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो पाए। और जो ऐसी पॉपुलेशन है मेजॉरिटी अगर विलेजेस की बात करें शेड्यूल कास्ट के, वो ये है कि जहाँ पे जिस विलेज के अंदर मोर देन 50% यानी यहाँ पे क्या आती है, पॉपुलेशन आती है। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है मोर देन 50% होनी चाहिए, यानी 51-52 होगी तो वो डेफिनेटली वो शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेज के नाम से जाना जाएगा। बात करें इनिशियली ये स्कीम यहाँ पे 1000 विलेजों के लिए लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद इस 1000 विलेजेस के अंदर खासकर सिर्फ आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इट मीन्स यहाँ पे 1000 विलेजेस सिर्फ 5 स्टेट्स के अंदर ही कवर करे गए थे। उसके बाद इसकी एक्सपोजर को और बढ़ाया गया और बाद में 2015 के अंदर ये स्कीम और एक्सटेंड करी गई और इसमें यहाँ पे 1500 जो शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेज थे उनके लिए एक्सटेंड करी गई। खासकर कितने यहाँ पे बात करें, पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, लगभग 12 से 13 स्टेट्स के अंदर ये 1500 शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेज को कवर करा गया। अब इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था, इस स्कीम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ताकि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर पाए किसकी, जो शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस है उनकी। ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस की जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वो किस एक्ट के तहत करी गई थी, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी स्कीम के तहत ये करी गई थी। अब बात करें यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जो
एक कन्वर्जेंट इंप्लीमेंटेशन करी जाती थी। कहाँ से? सेंट्रल के थ्रू भी यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करी जा सकती है, क्योंकि ये वीकर सेक्शंस के अंदर है और काफ़ी ये ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आती हैं, और स्टेट स्कीम्स की भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे स्कीम के तहत क्या होता था कि जो सेंट्रल विलेजेस थे या जो शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस थे उनको सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता था, ताकि वो जो गैप फिलिंग फंड्स हैं वो यहाँ पे सेंट्रल उन स्टेट्स को, उन रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे जहाँ पे इसकी नीड है। और इसके अंदर एक विलेज को लगभग 20 लाख दिया जाता था, ताकि, और उसके बाद 5 लाख इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, और जो क्राइटेरियाज होते थे, जो स्पेसिफिक एरियाज होते थे जिनके लिए फंड रिलीज होती थी, उनको वो पूरा कर पाते। यानी ये क्या करती थी, गैप फिलिंग, एज ए गैप फिलिंग कंपोनेंट की तरह ये स्कीम्स काम करती है। इसके अंदर डिफरेंट इनिशिएटिव्स को, एक्टिविटीज़ को लिया जाता है, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको ये यहाँ पे क्या करे, एज ए गैप फिलिंग फंड के तरीके से ये काम करती हैं। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, यहाँ पे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की बात करें, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थी जिसके अंदर यहाँ पे हॉस्टल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को शुरू करा गया था। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की बात करें तो ये हॉस्टल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था जिसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज स्पेशली यहाँ पे शेड्यूल कास्ट बॉयज़ को, शेड्यूल कास्ट गर्ल्स को दी जाती थी, ताकि वो अपनी स्टडी को परस्यू कर पाए, जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हों या हायर सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हों या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉय हैं या गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पे हॉस्टल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था जिसके अंदर उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी। ये स्कीम यहाँ पे एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसके अंदर आपको सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशंस को, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, फॉर द फ्रेश कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन, एक नई कंस्ट्रक्शन, एक ग्रीन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करी जाती थी, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसके लिए ताकि एससी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल पाए। इसके अंदर यहाँ पे एनजीओज जो थे और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती, उनको भी यहाँ पे एलिजिबल करा गया था, यहाँ पे जो सेंट्रल असिस्टेंस जो यहाँ पे प्रोवाइड होता था, ताकि वो एग्जिस्टिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़ या न्यू हॉस्टल फैसिलिटीज़ को क्या करें, डेवलप कर पाएँ, कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, और उसका बेनिफिट डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को मिले। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरिट की अपग्रेडेशन करी जाती थी जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स थे उनकी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे मेरिट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को, जो खासकर उन स्टूडेंट्स को जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती थी एजुकेशन की, जैसे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ और नॉन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स। यहाँ पे इस मेरिट की स्कीम के तहत इस अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट आप एससी स्टूडेंट्स, ताकि जो एससी स्टूडेंट्स का मेरिट है उसको और बढ़ाया जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक यहाँ पे क्या करी जाती थी, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती थी एजुकेशन के लिए, ताकि वो रेजिडेंशियल स्कूलिंग कर पाए या फिर नॉन रेजिडेंशियल स्कूलिंग कर पाए। इसके अंदर भी सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो रिमेडियल और स्पेशल कोचिंग यहाँ पे अरेंज कर पाएँ, किसके लिए? खासकर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर रिमेडियल कोचिंग की बात करें, इसका एम क्या था? इसका एम ये है, ये जो डेफिशिएंसीज है उनको रिमूव कर पाए। जो स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करें, उन स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर जो डेफिशिएंसीज फेस करते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे क्या कर पाए, वो दूर कर पाए, एरेडिकेट कर पाए। स्पेशल कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए, ताकि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कर पाएँ, ताकि वो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को कंप्लीट कर पाएँ, जैसे इंजीनियरिंग आ गया, मेडिकल आ गया, IIT आ गया, या दूसरे जो MBA का है या फिर होटल मैनेजमेंट का, जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको ये कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्पेशली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए हैं। आर्टिकल 17 की बात करें, ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 46 की बात करें तो ये क्या करता है, एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे शुरू होता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल 46 क्या करता है, इन स्टेट को ये इन्फॉर्म करता है, या स्टेट की ये नेसेसिटी हो जाती है कि उनको ये इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक और यहाँ पे एजुकेशनल इंटरेस्ट या एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू इन कम्युनिटी के लोगों को क्या करे, सपोर्ट करे, ताकि उनके सोशल इनजस्टिस और उनको ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। आर्टिकल 335 की बात करें, ये यहाँ पे ये दावा करता है, क्लेम करता है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनको यहाँ पे स्पेशली कंसिडरेशन में, स्पेशल फोकस में लिया जाए, ताकि उनकी ये जो कॉन्स्टेंटली है, जो मेंटेनेंसी ऑफ एफिशिएंसी है जो एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बनी रह पाए। और अगर अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज की बात करें या फिर एक अच्छा कनेक्शन यहाँ पे यूनियन और स्टेट के साथ इनका बना पाए। उसके बाद आर्टिकल 15 के 4 क्लॉज की बात करें तो ये यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 16(4)(a) की बात करें, आर्टिकल 16(4)(a) की बात करें, यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट
इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ, यानी फेवर किसके फेवर में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फेवर में। यहाँ पे आर्टिकल 16 का ए जो पार्ट है ये प्रोवाइड करता है ताकि उनको एक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर रखा जाए। उसके बाद आर्टिकल 338 की बात करें तो ये यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को इंप्लीमेंट करता है। 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पे 338 ए जो है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद आर्टिकल 330 की बात करें और 332 की बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 और 332 है, ये क्या कर देता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, यहाँ पे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंटर के अंदर लोकसभा के अंदर यहाँ पे स्पेशल सीट्स को रिजर्व करता फॉर द कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसी तरीके से पंचायत के अंदर भी बात करें, पार्ट यहाँ पे 9th के अंदर यहाँ पे जो पंचायत, और यहाँ पे बात करें 9A के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत लेवल पे भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब थी ये हम यहाँ पे खत्म करते, थोड़ा सा लंबा था लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको जरूरी, आपको सिर्फ इसके अंदर ये वन शॉट अच्छे से देख लेना है और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है, और डेफिनेटली ये स्कीम आपको काफ़ी चीज़ें देगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, इसके अंदर 6 स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, ये बात आप फिर से याद रखें, ये कौन कौन सी प्री मैट्रिक ये मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले न्यू लेक्चर में जहाँ पे हम कवर करेंगे अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।